I hope I am audible and I am visible. Okay. So, before moving forward with the lecture, today's lecture, हम लोग एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था. सो आप लोग ट्राई करिएगा कि आप मेरे साथ रिकॉल कर पाएँ व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. So we touched the topic of circumstantial evidences. हमने पढ़ा था कि जो circumstantial evidence का जो principle है, it is based on the principle of res ipsa loquitur, which means things speaks for itself. तो जब भी हम circumstantial evidences की बात करते हैं, so these evidences do not answer the questions directly, but ये इन्फ्रेंसेस के थ्रू जो है मैटर ऑफ फैक्ट के साथ कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी कवर्ड द वी कैन सी द प्रोटेक्टेड और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें जो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाज द स्पाउसल रिलेशनशिप. एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या उनके बीच में जो भी उनके बीच में जो भी बात हो रही है, किसी भी नेचर की कम्युनिकेशन है, तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा टिल द टाइम देयर मैरिज इज इन सबसिस्टेंस और इट इज़ इन एग्जिस्टेंस. सो दिस वाज अ जनरल रूल, जिसके हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े थे. कि पहला एक्सेप्शन ये था कि अगर एक पार्टी सपोज करिए स्पाउस के बीच की हुई कॉन्वर्सेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है, तो उसके पहले उसे दूसरे स्पाउस की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसकी असेंट लेनी पड़ेगी. तो ये एक एक्सेप्शन हो गया. और दूसरा एक्सेप्शन हमने जो पढ़ा था वो ये था कि अगर दोनों ही स्पाउस के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अगर उन्हीं दोनों के बीच में कोई मैटर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, सिविल या क्रिमिनल, तो उस केस में जो है कोई भी स्पाउस जो मैरिज के ड्यूरेशन में जो भी कम्युनिकेशन उनके बीच में हुई है उसे वो डिस्क्लोज कर सकता है. ये हमने स्पाउसल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी. दूसरा जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था प्रिविलेज कम्युनिकेशन, दैट वाज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट जो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है या जो पब्लिक पीस या पब्लिक हार्मनी को अफेक्ट कर सकता है या पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है, एंड इफ इट इज़ अनपब्लिश्ड तो उसे हम डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते. दिस वाज अ जनरल रूल. अगेन इसका एक एक्सेप्शन था कि किसी भी डिपार्टमेंट का अगर हमें कोई कम्युनिकेशन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट करना है या उसे डिस्क्लोज करना है, तो अगर उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, अगर उससे हम लोगों ने परमिशन सीख कर ली है एंड इफ वी आर गिवन द परमिशन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उस केस में हम जो है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं. लेकिन हमने इसमें ये भी देखा था कि although it is written कि head of the department is the authority to decide, but ultimate authority or the ultimate power is with the. So finally जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर उस अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट होंगे और क्या उससे पब्लिक पॉलिसी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. सो अल्टीमेट अथॉरिटी इज द कोर्ट. उसके बाद हमने पढ़ा था जो नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था दैट वी स्टडीड अबाउट ऑफिशियल कम्युनिकेशन. कि अगर कोई अथॉरिटी है और किसी अथॉरिटी से या किसी ऑफिसर से उसके ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के ड्यूरेशन में उससे कोई भी कम्युनिकेशन अगर किया जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज या डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड है. अगेन दिस इज अ जनरल रूल. इसका हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि अब ये जो कम्युनिकेशन है जो हमने किसी अथॉरिटी के साथ की है, वो एक ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई है या नहीं की गई है, दिस इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड. इसकी अथॉरिटी कोर्ट के पास है. ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में हुई है या नहीं हुआ है. लेकिन इस कम्युनिकेशन को या इस डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर से पब्लिक पीस पे या पब्लिक पॉलिसी पे
कुछ अफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसका कुछ रेपरकशंस होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करने का पावर जो है वो वही ऑफिसर के पास है, जिसे कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे डिवाइडेड हैं। एक सर्टेन मैटर के लिए कोर्ट विल बी द अथॉरिटी, एंड फॉर अनदर मैटर द ऑफिसर विल बी द अथॉरिटी टू डिसाइड। इसके बाद हमने एक कम्युनिकेशन पढ़ा था, दैट इज़ द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो किसी भी एडवोकेट और क्लाइंट के बीच के रिलेशंस को या उनके जो कम्युनिकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी किसी एडवोकेट का टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने क्लाइंट के साथ स्टार्ट हो गया है, तो उस ड्यूरेशन में क्लाइंट ने कुछ भी अपने एडवोकेट से डिस्क्लोज किया है, कम्युनिकेट किया है, तो वो एक प्रोटेक्टेड कॉन्वर्सेशन है और उसको जो एडवोकेट है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगेन इसके एक्सेप्शंस हैं, अगर आपका जो क्लाइंट है वो खुद आपको या तो परमिशन दे दे, सेकेंडली कोई ऐसा मैटर है जो जो वाइल ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, वाइल ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर एडवोकेट क्लाइंट के रिलेशन के चलते समय अगर क्लाइंट कोई दूसरा ऑफेंस कर दे या कोई दूसरा क्राइम कर दे जिसका नॉलेज एडवोकेट के पास आ जाए, तो वो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। ओनली द कम्युनिकेशन जिसके लिए एडवोकेट को आपने हायर किया है, सिर्फ वही कम्युनिकेशन जो है दैट विल बी अ प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड। ये सब दीज वर द टॉपिक्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सपर्ट ओपिनियंस, और वी कैन से ओपिनियंस ऑफ द थर्ड पर्सन्स। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ओके, फाइन। So we'll be starting with the expert's opinion. So अब जैसे कि we already know that witnesses that are called in a court of law, जो आके कोर्ट में अपनी testimony देते हैं on the facts. So they give the testimony on the facts which they have seen, they have heard, or they have perceived. Okay, so they are not allowed to testify the conclusions which they have formed. अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि विटनेसेस आके कोई भी अपना ओपिनियन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं रख सकते। वो सिर्फ वही फैक्ट्स रख सकते हैं जो उन्होंने या तो सुने हैं या देखे हैं या फिर उन्होंने परसीव किए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम उनके ओपिनियंस को जो है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट करने से अलाउ नहीं करते हैं, क्यों वो इररेलेवेंट हो जाता है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड, और वी कैन से इट इज़ प्रिमाइज्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस रूल, कि कोर्ट के सामने आपको हमेशा एक बेस्ट एविडेंस रखना है। ये एक तो पहला प्रिंसिपल, एक पहला लॉजिक हो गया इसके पीछे, कि अगर किसी ने कोई चीज़ देखी है तो इट वुड बी अ बेटर कि आप एक डायरेक्ट एविडेंस लेकर आइए, उसी इंसान को आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लाइए जिसने वो चीज़ देखी है। सिमिलरली अगर कोई फैक्ट है जिसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म, फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसका एक रिटन अग्रीमेंट बनाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप ये देखें कि उस कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट वुड बी अ बेस्ट एविडेंस और द ओरल एविडेंस विल बी द बेस्ट एविडेंस, कि दो पार्टीज आके कोर्ट में ये कहें कि हाँ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट अवेलेबल, तो जो ओरल एविडेंस है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होगी।
तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जो है हम एक बेस्ट एविडेंस की तरह ट्रीट करेंगे कि इस केस में एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो एक बेस्ट एविडेंस होगा। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि हम क्यों किसी के ओपिनियंस को नहीं लेते हैं। सेकेंडली, ये जो दिस इज़ बेसिकली जो ये काम है टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंसेस, जो भी टेस्टिमनी कोर्ट के सामने आती है, जो भी एविडेंसेस आते हैं, उनके बेसिस पे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, दिस इज द पार्ट, और दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का काम है। अगर ये चीज़ अगर आप किसी थर्ड पार्टी के ओपिनियंस को या किसी पार्टी के ओपिनियंस को सुनने लगेंगे, उनके इन्फ्रेंसेस को रेलेवेंट बना देंगे, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डेलीगेशन ऑफ पावर। ये एक डेलीगेशन ऑफ पावर की तरफ मूव हो जाएगा कि कोर्ट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए एज अ जनरल रूल हम किसी भी विटनेस के ओपिनियंस को रेलेवेंट नहीं मानते हैं, ना उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल बनाते हैं। सो दिस इज अ रूल। एंड अगेन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सपर्ट ओपिनियन, और वी कैन से द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स। तो एक्सपर्ट ओपिनियन एक जनरल रूल का एक एक्सेप्शन में आता है। अब ये एक्सेप्शन रोल में क्यों आता है? बिकॉज सी इट इज क्लियर दैट नो मैन इज ओमनीसिएंट। तो इट माइट हैपन दैट इन सर्टेन केसेस जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, दैट दे आर फ्रॉम द they are from the technical fields or the other fields, which is beyond the common knowledge of a judge. So you can't expect a judge to have expertise in every field. So in that matters, in those cases, the judge may seek help of experts जिसके पास एक relevant technical knowledge है, और वो उनके ओपिनियन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है ब्रॉडली एक्सपर्ट ओपिनियंस का, ये एक पूरा एरिया है एविडेंस एक्ट में, बट ब्रॉडली इसका जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो सेक्शन 45 से होती है। कि सेक्शन 45 में बेसिकली ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को, अगर हम जब भी सेक्शन 45 पढ़ेंगे, तो हमें बेसिकली 5 कैटेगरीज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं कि जब भी कोर्ट को ऐसा ओपिनियन बनाना है, किस पॉइंट के ऊपर, कोई भी फॉरेन लॉ से रिलेटेड ओपिनियन बनाना है, किसी साइंस फील्ड से रिलेटेड, कोई आर्ट से रिलेटेड, या किसी की हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड, या फिंगर इम्प्रेशन से रिलेटेड, अगर कोर्ट को अपना कोई ओपिनियन बनाना है, तो वो ऐसे स्पेशली स्किल्ड लोगों के ओपिनियन पे रिलाई कर सकती है, जो इन फील्ड से दे आर वेल वर्स्ड विद दीज फील्ड्स। ठीक है, उनका एक एक्सपर्टीज है इन फील्ड में, उन्हें हम एज एन एक्सपर्ट ट्रीट करते हैं। उन लोगों को हम एक्सपर्ट कहते हैं, और उनके ओपिनियन को हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। अच्छा, अब ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा, या व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर कॉलिंग फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियंस। तो बेसिकली हम 2 कंडीशंस जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि आपको ये शो करना पड़ेगा दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, इट इज सच दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपर्ट टू रेंडर एन ओपिनियन। तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि कोई भी मैटर है एंड जो कोर्ट के ओपिनियन को, अगर वो प्रॉपर होता है, इफ इट इज प्रॉपर, इफ इट इज टू द मार्क, तो वो उसको एक एज अ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल बनाता है। ठीक है, नाउ नॉट जस्ट द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, सिर्फ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ही नहीं, और
नहीं है, लेकिन अगर वो फैक्ट किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ एक इफ इट इज अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है या वो किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन को रिबट कर रहा है, तो उस केसेस में जो वो फैक्ट्स हैं वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं समझने के लिए। सपोज करो कि देर इज अ सिचुएशन या देर इज अ क्वेश्चन कि whether the person A, when he was doing certain act, whether he was of unsound mind or not। तो हमें किसी की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई करना है कि किसी काम को करते वक्त, किसी एक्ट को करते समय क्या वो अनसाउंड माइंड का था, और एंड ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर कि वो कैसा एक्ट कर रहा है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में कौन से ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स होंगे जो हमको जो हम रेलेवेंट फैक्ट की तरह ले सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि अच्छा, जैसे कि हम लोग को जब भी फीवर होता है, नॉर्मली फीवर होता है, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं कि फीवर के क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोट बोल रही हूँ, अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको फीवर है, तो वो क्या देखेगा? वो सिम्टम्स देखेगा। उसी सिम्टम्स के बेसिस पे वो आपको बताएगा कि आपको फीवर है। सिमिलरली, हमको किसी पर्सन को अगर अनसाउंड माइंड का बताना है, तो हमें पहले सिम्टम्स देखने पड़ेंगे और हमें ये देखना पड़ेगा। तो जो जो एक्सपर्ट है वो अपने ओपिनियन में ये बताएगा कि ये जो सिम्टम्स ये पर्सन शो कर रहा है, यही सिमिलर सिम्टम्स कोई भी अनसाउंड माइंड का इंसान एग्जिबिट करता है। तो जो सिम्टम्स ये ए पर्सन एग्जिबिट कर रहा है, यही वो सिम्टम्स हैं जो अनसाउंड माइंड के पर्सन एग्जिबिट करते हैं। तो पहला तो ये ओपिनियन हो गया। दूसरा ओपिनियन क्या हो गया कि ये जो सिम्टम्स हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के, या जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो ए की है, वो इस लेवल की है या वो इस एक्सटेंट की है कि वो पर्सन जो ए है, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट। वो ये चीज़ आइडेंटिफाई, उसकी अनसाउंडनेस इस लेवल की है, उसका पागलपन इस लेवल का है कि वो ये समझ ही नहीं सकता है कि उसने जो एक्ट किया है उसका वो सही है या गलत है। उसने जो किया है वो सही है या गलत है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। तो दीज आर द टू ओपिनियंस जो इस मैटर में, इस इशू में रेलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके से किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन, और अब सपोज करिए यही शो करने के लिए, यही सिम्टम्स को सपोर्ट करने के लिए, अगर जो एक्सपर्ट है, अगर वो कोई कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे, या कुछ भी इसको सपोर्ट करने के लिए किसी बाहर के डॉक्टर्स के, फॉरेन डॉक्टर्स के, या किसी के भी जर्नल्स के बारे में बता दे, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये वो फैक्ट्स हो जाएंगे जो अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो मे बी दे आर नॉट रेलेवेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो अगर एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक्सपर्ट कौन होता है? तो दिस हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्सपर्ट कौन होता है, ये केस टू केस बेसिस पे, या जजेस के प्रेसिडेंट्स के थ्रू, या फिर वेरियस ऑथर्स के थ्रू जो है इनकी डेफिनेशन को बताया गया है कि बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट किया है अपनी एक स्टडी के लिए, जिससे वो एक स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग में एक एक्सपर्टीज गेन कर ले, एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर कर ले, तो उसे हम एक्सपर्ट मान सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज करिए कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर है। ठीक है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर है, और जब भी कोई सीज्ड लिकर्स होती हैं, इलिसिट या इलीगल लिकर्स होती है, जिनको सीज करके जब भी एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने लाया जाता है, तो वो हमेशा एक स्मेलिंग मेथड से उसको टेस्ट करते हैं, एंड देन ही कैटेगराइज कि ये जो लिकर है ये एक स्प्यूरियस लिकर है, ये जहरीली शराब है। तो अब उनको ये करते करते, सपोज करिए वो एक्साइज इंस्पेक्टर को ये चीज़ करते करते एक अच्छा खासा 20-21 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हम इस एक्साइज इंस्पेक्टर को
एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं, उसको हम एक्सपर्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ओके। नो। नो। समीर ने यस कहा है, बाकी अभी तक सबने नो कहा है। ओके। और चलिए, तो सी, अब क्योंकि मैंने आपको कैटेगरीज बता दी है ना, तो आप उससे शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि यही जो लोग हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं। एक्सपर्ट कैन बी अ स्किलफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, नॉट इन academics। एक्सपर्ट एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है। मैं वही आपको बतानी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है। अब ये ब्रॉड कैटेगरीज जो ये ब्रॉड कैटेगरीज मेंशन कर दी क्योंकि ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे यूजुअली हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि अगर आप किसी और कहीं और अगर आपको कोई पर्सन है जिसका आपको आप जिसका नॉलेज, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत से लोग हैं ऐसे इस फील्ड में जिन्हें हम एक्सपर्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें उस एक पर्टिकुलर मैटर का एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक पर्टिकुलर नॉलेज है, एक वो उस फील्ड में स्किल्ड है उस तरीके से। जैसे कि अगर हम ये एक्साइज इंस्पेक्टर का बात करें, तो एक्साइज इंस्पेक्टर के पास क्या, मतलब क्या है ऐसा, क्या नहीं है ऐसा जो हम उसे एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे? उनके पास एक अच्छा खासा 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ठीक है ही उनको लिकर टेस्ट करने का उनके पास अच्छा, वो एक स्किल्ड है उस तरीके में। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से पहले भी उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को फॉलो क्लियर किया होगा। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उन्होंने उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर ये पता लगाने के लिए कि कोई लिकर है वो जहरीली है या नहीं है, उनका ओपिनियन को रेलेवेंट समझा है। So in a way, this excise expert is also an expert. Reason being क्योंकि उनके पास इतना स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि हम उनको एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि हम उन्हें एक एक्सपर्ट बुला सकते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये केस टू केस बेसिस पे जो है डिटरमिन किया जा सकता है। कोर्ट विल डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ केसेस कि कौन से पर्सन को हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं और कौन से पर्सन को हम एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ पे जो है ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, मतलब उनका ओपिनियन इट विल बी इट विल बी अ रेलेवेंट ओपिनियन। ठीक है, अब पहली कैटेगरी हम जो पढ़ सकते हैं दैट इज ऑफ फॉरेन लॉ। ठीक है, तो फॉरेन लॉ की कैटेगरी में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा लॉ जो इंडिया में प्रीवेलेंट नहीं है दैट इज अ फॉरेन लॉ। ठीक है, तो हो सकता है एक सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कुछ जहाँ पे पार्टीज जो है वो फॉरेन लॉ पे लाइक एज अ क्लेम या एज अ डिफेंस जो है वो रिलाई कर रही है। तो उस केस में जब आप कोई भी फॉरेन लॉ साइट करते हैं तो जज जो है वो किसी भी एक एक्सपर्ट को कोई भी पॉइंट प्रूव करने के लिए बुला सकता है हु इज़ वेल वर्स्ड विद दी फॉरेन लॉ, जिसके पास एक कोहेरेंट नॉलेज है उस लॉ से रिगार्डिंग। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए इसके पहले कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो फॉरेन लॉ है क्या वो इंडिया पे बाइंडिंग होगा? सी आशीष, आपने जो क्वेश्चन पूछा है आई वुड लाइक टू आंसर दिस कि नियर एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन एक्सपर्ट और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेटल्ड, आप उनको सेटल नहीं कर सकते। ये कोर्ट के सामने जब भी कोई केस जाता है तो केस डिसाइड करती है। जैसे कि ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाला केस गया, तो केस तो अब लुकिंग एट द नेचर
कि उनके पास एक इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ एक उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टीज है, उन्होंने वो स्किल डेवलप कर ली है ओवर अ टाइम, कि वो हर बार इसी तरीके से जो है 20-21 साल से इसी तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते आ रहे हैं और वो सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने उनको एक्सपर्ट मान लिया। सिमिलरली अब सपोज करिए आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस के साथ ओवर टाइम वो स्किल अभी भी डेवलप नहीं कर पाई है, आप यू आर नॉट एक्यूरेट विथ योर इन्फॉर्मेशन, तो आप उस केस में यू कैन नॉट बी नो, कॉमन सेंस से जाएंगे तो आप एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, तो जिस तरीके से कोर्ट के सामने केस जाता है उस तरीके से जो है कोर्ट इस पर डिसीजन देती है, लुकिंग एट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। दीज आर नॉट सेटल्ड प्रिंसिपल्स, ये सेटल्ड नहीं है, ये हमेशा कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सिर्फ सिद्धि का आंसर आया है, नो अंटिल इंडिया इज सिग्नेटरी। फॉरेन लॉज बाइंडिंग होते हैं कि नहीं होते हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताइए। आई वॉन्ट मोर आंसर्स। जनता जाग रही है ना। डिपेंड्स। दिस इज अ ये तो बहुत अच्छा आंसर है, डिपेंड्स। राइट, डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट समीर? डिपेंड्स ऑन व्हाट? नो। रिया सेज नो। ओके, चलो मैं ही आंसर दे देती हूँ। आप लोग बस जाग रहे हैं, पहले इसका मुझे वो दे दें, प्रूफ दे दें कि आप लोग जाग रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, तो फॉरेन, अच्छा अब मैं आपको पहले, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग टच करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ में डिफरेंस समझते हैं आप लोग? इट इज इन रिलेशन टू आर डोमेस्टिक लॉ। ओके अर्पिता, यू हैव रीच देयर, मोर और लेस तुम काफी राइट आंसर के पास में हो। आप लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बीच का डिफरेंस समझते हैं? कोई है जो इसको आंसर करना चाहेगा? मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अगर कोई टाइप कर पाए तो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बेसिकली वो, कोई भी, मतलब मैं बहुत ही आपको सुपरफिशियल और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि क्वेश्चन ऑफ लॉ वो होता है जो किसी लॉ पे बेस्ड होता है, कि हमारा लॉ क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि हमारा लॉ क्या कहता है, अगर उसके बेस पे कोई क्वेश्चन राइज होता है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि इसने तो मर्डर किया है, इसने तो चोरी की है, तो वी आर नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कोई पर्टिकुलर एक्ट है, ये मर्डर है या नहीं, ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं, ये थेफ्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जब भी कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी चीज़ है जहाँ पे ये मतलब कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं किया है, और या फिर यही कि आपने चोरी की है कि नहीं, रॉबरी कमिट की है कि नहीं की है, ये लॉ, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे भी सेटलमेंट कोर्ट ही देता है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें लॉ क्वेश्चन में है। ठीक है, अब वहीं अगर आप ये बोलें कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो ए ने बी को थप्पड़ मारा या नहीं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, ए ने बी को धक्का दिया कि नहीं दिया, तो ये जो होते हैं ये हमारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, अब जैसे कि सपोज करिए आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में जो भी लॉ इन्फोर्स्ड है, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे तो लॉ नहीं पता था इसीलिए मुझसे ये मिस्टेक हो गई। अरे मैंने तो खून कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में खून नहीं कर सकते, है ना। मैं तो चोरी कर ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में चोरी नहीं कर सकते। तो ये आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते जाके, तो आप एक्सक्यूज ऑफ लॉ तो नहीं ले सकते। लेकिन अब फॉरेन लॉ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? जब एक्सक्यूज ऑफ लॉ, आप मैटर, अगर आपने लॉ के बेसिस पे किसी दो पार्टीज ने कोई मिस्टेक करी है, आप उसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई मैटर ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उस पे अगर दो पार्टीज के बीच में कोई एरर है, उनके बीच में अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी है उस फैक्ट से रिलेटेड, तो वो एक वो एक्सक्यूज बन जाता है। जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि सपोज करिए ए और बी के बीच में दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठीक है, मैं आपको अपना घोड़ा बेचूंगा।
ठीक है, मैं आपको अपना घोड़ा बेचूँगा, और दोनों ही पार्टी अनअवेयर हैं कि वो घोड़ा एक्चुअली में मर चुका है। द घोड़ा इज़ द हॉर्स इज़ डेड। तो ये क्या हो गया? एरर हो गया एज़ टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये एक एक्सक्यूज़ हो गया। आप इस एक्सक्यूज़ के बेसिस पे आप उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ का नॉलेज नहीं था, इसीलिए मेरे को मर्डर के लिए आप एक्सक्यूज़ कर दीजिए। सिमिलरली जो फॉरेन लॉ होता है, अच्छा मैं ये इतना कहानी आपको इसीलिए बता रही हूँ समझाने के लिए कि जो हमारा फॉरेन लॉ होता है, फॉरेन लॉ कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि हम उसे मैटर ऑफ फैक्ट मानते हैं। ठीक है? हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो इंडिया में प्रीवेलेंट नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसका आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, उसका आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, उसको एक परसुएसिव वैल्यू देने के लिए। ठीक है? उसको परसुएसिव वैल्यू उसकी होती है, लेकिन वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता इंडियन कोर्ट्स पे। और जैसे कि अर्पिता ने मेंशन किया कि जैसे कि सपोज करिए जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, वुमेन से रिलेटेड हो गए, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गए, तो एक तो होता है साइन करना, एक होता है साइन करके रेटिफाई कर देना। अगर आपने सिर्फ साइन कर दिया तो वो तो उनका तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर आपने साइन करके रेटिफाई कर दिया है तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? कंट्री का इंटेंट समझ रहे हैं कि कंट्री उसको कहीं ना कहीं उस चीज से खुद को बाइंड कर रही है। बट स्टिल अगर कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है, उस पे अगर आपका कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है, तो आप उसकी रेमेडी तो वैसे भी इन्फोर्स नहीं करा सकते ना। आप किस लॉ के अंदर उसकी रेमेडी इन्फोर्स कराएंगे? तो किसी भी फॉरेन लॉ का बाइंडिंग होने के लिए उसका एक डोमेस्टिक लॉ होना ज़रूरी है। सो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे फॉरेन लॉज होते हैं वो दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। वो बाइंडिंग नहीं है, वो किसी कोर्ट को बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनका एक परसुएसिव वैल्यू होता है। कोर्ट ऑफ लॉ उसको एकदम नकार नहीं देगा, उसको थोड़ा सा कंसिडर करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए, सपोज करिए कि इंडियन लॉ से रिलेटेड किसी पार्टी ने कोई बहुत किसी दूसरे बहुत ही रिनाउंड ऑथर का, वो ऑथर जिस बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स की बुक है जिन्हें जजेस भी रेफर करते हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस को जजेस भी कंसिडर करते हैं। तो सिमिलरली किसी एक पार्टी ने किसी इंडियन लॉ पे किसी बहुत रिनाउंड, सपोज करिए मुल्ला ले लीजिए, मुल्ला बहुत ही फेमस रिनाउंड ऑथर हैं, तो उनके जो इंटरप्रिटेशंस है वो जाके इंडियन पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट पे उन्होंने जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। तो क्या आप वो मुझे बताइए कि क्या ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा? क्या ये एडमिसिबल होगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? या कोर्ट क्या उससे बाउंड होगी? ओके, सबका आंसर है नो। हाँ, रीजन तो कोई देता ही नहीं है, कोई कोशिश करेगा रीजन देने के लिए। वो लड़की वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट गर्ल जिसने लास्ट सेशन, मुझे याद है कि विथ रीजंस आंसर्स किए थे। आई एम अनेबल टू रिकॉल हर नेम। ओके, सो लॉजिक सिर्फ यही है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप कोर्ट को जाके लॉ नहीं सिखा सकते। ठीक है? ये कोर्ट को लॉ पता है कि लॉ क्या है, और लॉ को इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो हमने एक्सक्लूसिवली जुडिशरी को दे रखा है। तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में इंडियन लॉ को नहीं सिखा सकते कि ये लॉ ये बोलता है। तो यही बेसिक इसका बस यही रीज़न है कि आप इंडियन लॉ के बारे में कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है? तो ये हो गया फॉरेन लॉ। अब सेकंड होता है हमारा साइंस और आर्ट। जस्ट अ सेकंड। साइंस और आर्ट। अब साइंस और आर्ट भी एक ऐसी फील्ड है जो सेक्शन 45 में मेंशन्ड है, जिसके रिलेटेड अगर कोई भी ओपिनियन होता है तो हम वो एक रेलेवेंट ओपिनियन मानते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनर्स होते हैं, या जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं, डीएनए एक्सपर्ट्स होते हैं, पॉलीग्राफ या फिर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस टेस्ट्स करवाते हैं, दीज ऑल आर दी एक्सपर्ट्स।
ठीक है। अब साइंस जो है वो सिर्फ हायर साइंस से तक लिमिटेड नहीं है, ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये दोनों। सिमिलरली जो आर्ट है वो सिर्फ फाइन आर्ट से रिलेटेड नहीं है, मतलब उनका बहुत कैटेगरी, बहुत वाइड स्कोप है, मतलब उसमें हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड, प्रोफेशनल स्किल, जो भी चीज़ आ सकती है वो सब जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल इन करती है। और ऐसे लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं जब भी वो क्वेश्चन में होते हैं, तो वो जब भी ऐसा कोई मैटर क्वेश्चन में होता है तो इन लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं वो हमेशा रेलेवेंट होते हैं। सिमिलरली अब होता है हमारा ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है, अच्छा इसके पहले हम लोग एक और देखते हैं कि जब भी हम एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं, तो जब भी कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी किसी भी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू ट्रांसमिट हुए हैं या जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है या किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो उन केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के एग्जामिनर होते हैं, ये एक अथॉरिटी होती है जिन्हें हम आईटी एक्ट के अंडर अपॉइंट करते हैं। अब उसकी डिटेल्स में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप लोग को उतना ड्वेल इन करने की ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर इन जो तो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, इट इज़ एन अथॉरिटी। तो उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केसेस में जो है रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट की फैक्ट्स जो कि दोज हैव द बेयरिंग्स अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल्सो रेलेवेंट। नाउ अब आता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। तो एक तो हो गया कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तो हो गए, तो और कौन से ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके ओपिनियंस को जो है हम रेलेवेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि सपोज करिए कोई भी ऐसा पर्सन, अब बहुत ही कॉमन सेंस है ये, बहुत ही कॉमन सेंस, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने देखा है आपको लिखते हुए, सपोज करिए ए कोई एक डॉक्यूमेंट है उसमें ए की राइटिंग है या नहीं है, ये क्वेश्चन में है कोर्ट के सामने, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने ए को लिखते हुए देखा है, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो ए से नॉर्मली जो है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर रहा है, या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके डॉक्यूमेंट्स किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सबमिट किए जा रहे हैं, तो ये सारे वो पर्सन हो गए जो कि हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट में अब देखो, आप यहाँ देखोगे कि ये वो पर्सन वो नहीं है जिनके पास एक स्किल या नॉलेज है, लेकिन दे आर एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन, वो एक ही हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड हैं, तो इसीलिए उनका जो ओपिनियन है वो हम रेलेवेंट मानते हैं। अब जैसे कि सपोज करिए कि एक पर्सन है, मैं ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, ये ए है, ठीक है, और इसके बाद एक पर्सन है बी। तो ओके, तो अब ए की राइटिंग क्वेश्चन में है कि क्या ये पर्टिकुलर हैंड राइटिंग है, ये ए की है या नहीं है। तब इनके बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें बी ने ए को एक लेटर लिखा, ठीक है, बी ने ए को एक लेटर लिखा और रिप्लाई में ए ने बी को एक लेटर लिखा। सपोज करिए उनके बीच में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डीलिंग हो रही है, तो ये लोग जो है पत्र जो है, चिट्ठी जो है, कबूतर के पैर पे बांध के एक दूसरे को भेजते रहते हैं। अच्छा, एक पर्सन है, समझ सपोज कर लीजिए सी, ये जो है ए का क्लर्क है ना, तो ये ए के साथ ही रहता है, तो ए के सारे डॉक्यूमेंट्स को और बकायदा जो भी ए लिखता है, जो भी चिट्ठी में लिख रहा है, वो सब ए विटनेस करता है। अब एक और पर्सन है, ए सी हो गया, डी, एक और पर्सन है डी। डी कौन है? डी बी का क्लर्क है। डी कौन है? डी बी का क्लर्क है। अब वो क्या करता है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना बी के, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी डीलिंग्स होती हैं, उनको वो एग्जामिन करता है और फिर वो करस्पॉन्डेंस फाइल करता है बी के बिहाफ पे। कौन करता है ये सब काम? डी। तो डी क्लर्क हो गया। अब एक और पर्सन है, सपोज कर लीजिए ई, ठीक है। ई कौन है? ई ई जो है ब्रोकर है। किसका ब्रोकर है? बी का ब्रोकर है। तो
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बी के पास जो भी लेटर्स आते हैं ए से, वो ई को सबमिट कर देता है ताकि वो उन पे उसकी एडवाइस ले सके। ठीक है, तो ये पूरा एक सिनेरियो मैंने क्रिएट कर दिया है कि अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ए की हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोर्ट ऑफ लॉ में उनके ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? तो जनता जाग रही है ना? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? डू यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? इफ यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज आप थम्स अप रख सकते हैं। ओके ओके, सब लोग को चाहिए कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। सी नाउ, ए एक पर्सन है जिसकी राइटिंग जो है वो क्वेश्चन में है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय ए और नॉट। हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो पर्सन्स हो सकते हैं जिनका ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ में रेलेवेंट होगा, या जिसके ओपिनियन पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सी वो पर्सन है। सी कौन है? सी ए का क्लर्क है। मतलब वो सी, ए जब भी कुछ लिखता है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, तो वो सब सी विटनेस करता है क्योंकि वो ए का क्लर्क है। ठीक है, तो सी के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ए के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लिखता है, जो भी वो प्रिपेयर करता है, वो सब सी के सामने होता है। अब बी कौन है? बी वो पर्सन है जिसके ए के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसके साथ उसकी डीलिंग्स होती हैं कि बी ने उसको कोई लेटर लिखा तो उसके रिप्लाई में ए ने भी एक लेटर लिखा, है ना? तो ये इनके बीच के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो बी वो इंसान हो गया जिसके साथ उसके कुछ भी कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग चल रही है, समझ लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, उनके बीच में कोई डीलिंग चल रही है ए और बी के बीच में। अब डी कौन है? डी बी का क्लर्क है। डी की ड्यूटी क्या होती है कि वो सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ए के बीच में, उनके बीच में जो भी लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं, उनको वो प्रॉपरली एग्जामिन करना, प्रॉपरली फाइल करना, करस्पॉन्डेंस फाइल करने का काम जो रहता है वो डी का रहता है। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन है ई। ठीक है, ई कौन है? ई जो है वो बी का ब्रोकर है। मतलब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी ए और बी के बीच में जो भी डीलिंग होती है, जो भी लेटर्स एक्सचेंज हुए होते हैं, वो जाके वो ई को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है सबमिट करता है। क्यों सबमिट करता है? टू टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम ई। एडवाइस लेने के पर्पज से वो ई को जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करता है। तो अब आप लोग, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन से लोग हैं जिनके ओपिनियन को एज टू दी हैंड राइटिंग ऑफ ए हम रेलेवेंट मान सकते हैं? ओके, सी बी सी सी डी सी डी तो सी तो हर जगह कॉमन दिख रहा है मेरे को आंसर्स में, है ना? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बोलूंगी कि आप लोग एक बार आपके स्क्रीन में जो कंटेंट अवेलेबल है, प्लीज एक बार आप इसको रीड करिए, यहाँ से रीड करिए। The explanation attached to the section gives guidance as to who is considered to be acquainted with the another's handwriting. तो कौन है इसमें पहली कैटेगरी? पहली कैटेगरी कौन हो गई? वो पर्सन सी बी डी ई। ओके, आस्था ने अभी तक सही जवाब दिया है। चलिए, तो अब हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला पर्सन हु हैज सीन द पर्सन राइट, उसका जो ओपिनियन है, या उसको हम कह सकते हैं कि ही इज द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए। तो इस कैटेगरी में कौन फॉल कर रहा है? सी फॉल कर रहा है। ठीक है,
सी ने ए को लिखते हुए लेटर्स देखा है। दूसरी कैटेगरी, हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। मतलब यहाँ पे बी इज द पर्सन जिसने खुद से कोई डॉक्यूमेंट लिख के ए को भेजे और ए ने उसके रिस्पॉन्स में डॉक्यूमेंट लिख के भेजा। तो यहाँ पे दूसरा पर्सन कौन हो गया? बी हो गया, जिसने जो है डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए किससे? ए से। तीसरी कैटेगरी कौन हो गई? तीसरी कैटेगरी हो गई हु हैज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय दैट पर्सन मतलब हमारे केस में ए, और सच डॉक्यूमेंट्स आर हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। तो इस कैटेगरी में कौन फॉल कर रहा है? इस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हैं ना अपना, एक सेकेंड मेरे को ऊपर जाके देखना पड़ेगा, ये डी और ई। डी क्या करता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बी के सारे ट्रांजैक्शंस को संभालता है, डी सारे फाइल्स को इकट्ठा करता है, एग्जामिन करता है। और ई क्या है? ई ब्रोकर है, जिसको बी जाके जो है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, नाउ प्लीज गिव मी द एडवाइस। तो बाय गोइंग बाय दिस सेक्शन अगर हम इसको समझें, इस लॉ को समझें, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी पर्सन जो मैंने मेंशन किए हैं वो सभी जो हैं एक्वेंटेड हैं, दे आर ऑल एक्वेंटेड, क्योंकि उन सभी ने एक ही हैंड राइटिंग को देखी है और वो उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में देखते आए हैं। तो दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द पर्सन who are acquainted with the handwriting of A, and therefore their opinion will be relevant. Like, are we on the same page? Am I making sense? आप लोग को समझ आई ये बात? ओके, ठीक है। सो ये दिस इज हाउ इट इज रेलिवेंट। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी सेक्शन 45 में भी हम लोगों ने देखा कि एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग इज रेलिवेंट। सेक्शन 47 में भी हमने ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग पढ़ा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है? आप लोग क्या वो आइडेंटिफाई कर पाए हैं? Anyone? Now here lies the answer to the question जो मुझे अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, 45 में जो हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस पढ़े थे वो वहाँ पे वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट था, ठीक है। जो पर्सन वहाँ पे मेंशन था ही वॉज एन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मतलब वो हैंड राइटिंग से ही डील करता है। उसने एक स्किल एक्वायर किया है लोगों की हैंड राइटिंग पहचानने का, तो वो एक एक्सपर्ट हो गया। उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट किया है उस स्किल को डेवलप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। उसने उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रीडिंग की है, स्टडी दी है। सी फॉरेंसिक साइंस कहता है कि किसी भी दो इंसान की हैंड राइटिंग कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती, ना उनकी हैंड राइटिंग सेम हो सकती है, ना उनके फिंगर इंप्रेशन सेम हो सकते हैं। और यही जो हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स जो हम पढ़ते हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हम पढ़ते हैं, वही हमें एक्चुअली किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के बारे में भी बताते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है वो फॉर्ज तो नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। तो ये सब तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन हो गए जिनके बारे में सेक्शन 45 बात करता है। लेकिन अगर आप 47 में देखेंगे तो ये जो भी पर्सन्स हैं, जो लोग एक्वेंटेड हैं, दे हैव नॉट एक्वायर्ड एनी स्किल। उन्होंने कोई टाइम डिवोट नहीं किया है किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए। दे आर जस्ट द पर्सन्स जो लोग रूटीन मैनर में एक ही हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है। उन्होंने एक ही हैंड राइटिंग को देखा है, इतनी बार देखा है कि उन्हें पता है कि ये एक ही हैंड राइटिंग है। तो हम उनके ओपिनियन पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको हमारे बेस्ट फ्रेंड की राइटिंग तो पता ही होती है ना। अगर कोई आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की राइटिंग बताएगा तो आई एम श्योर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिमिलरली आपके पेरेंट्स की हैंड राइटिंग आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये आपके फादर की है या आपके मदर की है। तो उसी तरीके का ये वैसे ही कुछ लोग हैं जिनका हम बोल सकते हैं कि ओपिनियन रेलेवेंट है, जिसने आपको लिखते हुए देखा है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप
के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, आपकी राइटिंग एक्सचेंज हो रही है, या तीसरा कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपकी राइटिंग एज अ रूटीन मैनर, एज अ कोर्स ऑफ बिजनेस सबमिट की जा रही है। तो ये ऑल दीज पर्सन्स, दे आर द पर्सन्स जो कि आपकी राइटिंग के बारे में जानते हैं, उनको जानकारी है, तो उनके जो ओपिनियंस होंगे वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सिचुएशन मैंने आपको दी है, मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिए ताकि आप बाद में कंटेंट रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा बेटर। ठीक है, अब क्या मोड्स हो सकते हैं प्रूविंग के? तो बेसिक है, एक तो वही हो सकता है कि जो इंसान अपनी राइटिंग प्रूव करना चाहता है कि ये मेरी ही राइटिंग, सपोज करो कि अदर पार्टी कह रही है कि नहीं ये एक ही राइटिंग नहीं है, और एक कह रहा है कि नहीं ये मेरी ही राइटिंग है, तो उस केस में वो खुद कोई भी ऐसा प्रूफ्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, जहाँ पे ए के सिग्नेचर हैं या ए की कुछ हैंड राइटिंग है, वो उसको जाके सबमिट कर सकता है कि ये देखिए सर, आप इससे देख लीजिए मेरी ही हैंड राइटिंग है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हो, सेक्शन 45 में आप एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि कोई भी ऐसा इंसान जो एक ही हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है, हम उनके ओपिनियंस पे रिलाई कर सकते हैं। और एक चौथा तरीका और होता है जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ आपको उसी वक्त देन एंड देयर आपको बोल सकती है कि आप मुझे आप कुछ भी लिखिए, और कोर्ट ऑफ लॉ खुद भी हैंड राइटिंग से जो है हैंड राइटिंग मैच करके देख सकती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, बट इट इज़ नॉट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट होता है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो जब भी हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया है, इसे इट्स अ ह्यूज, ये पूरा एक प्रोसेस है जो कभी अब अगर हम लोग आईटी एक्ट से डील करेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक समझाऊंगी। ये सब जो प्रोसेस है ये पूरा आईटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो आप लोग को बस इतना समझना है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्वेश्चन में है, तो उसके ओपिनियन के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया है, उसका ओपिनियन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक रेलेवेंट ओपिनियन माना जाएगा। ना मूविंग फॉरवर्ड, अब सपोज करिए कि किसी भी राइट या किसी भी कस्टम से रिलेटेड कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, उस केस में कैसे लोगों का ओपिनियन हम लोग रेलेवेंट समझेंगे। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसे उस पर्टिकुलर राइट और कस्टम की, उसके एग्जिस्टेंस की नॉलेज है, ठीक है, तो उसे उसके ओपिनियंस को हम रेलेवेंट समझेंगे। जैसे अगर आप जैसे जूरिस्प्रूडेंस में आप कभी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो कस्टम्स होते हैं उनको भी इट इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ लॉ। जो मतलब होते हैं ना, बहुत सी प्रथाएं हैं जिनको इंक्लूड कर दिया गया है, जो टाइम इमेमोरियल से चली आ रही हैं, वो आज भी चली आ रही हैं। तो ये कौन बताता है? किसको पता है कि हाँ ये एक कस्टम है? सपोज करिए कि कोई गांव है ना, कोई गांव में एक कुआं है, तो वो कुआं एक जनरल पब्लिक के यूज के लिए है कि हाँ इस कुएं से सभी लोग, गांव में आप देखते हैं ये सब चीज़ों पे बहुत डिस्प्यूट होता है कि ये तो एक पर्टिकुलर फैमिली का ही है, यही फैमिली वाले सिर्फ इसमें से पानी ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, या फिर वो पूरे गांव के लिए बनाया गया था। तो ये सब क्या है, एक तरीके से कस्टम है, एक राइट है जो प्रिवेलेंट है। तो अब ये राइट है या नहीं, ये कस्टम है या नहीं, ये कौन बताता है? ये उस गांव के वो बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना, वो बताते कि नहीं ये सबके लिए है, इसमें हर इस कुएं से हर कोई पानी ले सकता है। ये बहुत वो बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं। तो वो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिसको उस राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, जिनको उस कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, उनके ओपिनियन हम इन मैटर्स में रेलेवेंट मानते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ आई? थम्स अप दे दीजिए। ग्रेट। सिमिलरली आप देखेंगे कि ऐसे यूसेजेस एंड टेनेंट्स में जो भी हमारे सिद्धांत और जो भी हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, इस केस में भी ऐसे लोग जिन्हें ऑब्वियसली उन यूसेजेस उन प्रथाओं के बारे में एक नॉलेज है, सर्टेन नॉलेज है, उनके जो ओपिनियंस हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप्स कि
दो पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ना। तो सपोज करिए ए और बी हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, तो ये हम लोग उसके लिए कैसे वो लोगों के ओपिनियंस रेलेवेंट हो सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि उनके फ्रेंड्स है ना जो उनको एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो उनको एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते हैं, वो उनको एज अ हस्बैंड वाइफ ही देखते हैं, उन लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है कि ए और बी उनके बीच में लाइक वो फादर और सन है या फादर और डॉटर नहीं है। अच्छा, पहले पहले जब साइंस इतना एडवांस नहीं था तो उस टाइम पे हम लोगों के ओपिनियंस पे रिलाय कर लेते थे कि हाँ किसी ने देखा है उनको, वो एक ही घर में एज अ फादर डॉटर या एज अ फादर सन रह रहे हैं, तो उनके ओपिनियंस पे हम रिलाय कर लेते थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, साइंस ने काफ़ी एडवांसमेंट कर ली है, तो उस केस में हम डीएनए, अब यहाँ पे डीएनए रोल में आ जाता है। अच्छा, डीएनए रिपोर्ट या डीएनए एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जिसको एब्सोल्यूट माना गया है कि अगर कभी भी किसी भी फादर या सन या डॉटर किसी भी पेरेंट के बीच में और बच्चों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वहां पे डीएनए रिपोर्ट जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है। अगर डीएनए ने बोल दिया कि हाँ ये फादर हैं तो फिर वो फादर मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो भी रेलेवेंट होते हैं। सिमिलरली जो भी अच्छा, जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं उनके जो उनके ओपिनियंस के साथ साथ उनको इतने सर्टेन मतलब उनको एक ग्राउंड्स भी देने पड़ते हैं कि उनका ओपिनियन किस ग्राउंड पे बेस्ड है। उनको एक सॉलिड ग्राउंड देना पड़ता है अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, तभी उनके जो ओपिनियंस होते हैं उनको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, एक उनको रेलेवेंट और एडमिसिबल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, जितना हम लोगों ने एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में पढ़ा, आप लोग मुझे ये बताइए कि एक्सपर्ट ओपिनियन लिया किसी केस में कोर्ट ने, तो वेदर these expert opinion, do they have a, like, can they bound the court, do they have a binding nature, क्या वो किसी भी कोर्ट को बाइंड कर सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है। एम आई ऑडिबल, मैं आप लोग को सुनाई दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल। यस मैम। ओके, सो आप लोग आंसर करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या कोर्ट पे बाइंडिंग है। सोना नहीं है, जागना है। सिद्धि सिंह यस, आशीष नो, आस्था नो, हर्षवर्धन नॉट बाइंडिंग नहीं, नो, ओके, ओके, यस। तो किसी शायद सिद्धि ने यस बोला है, बाकी सभी का आंसर नो आया है, एंड यू ऑल आर करेक्ट कि जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, यस, यस सूरज, दे आर द ओपिनियन दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ इन्फ्रेंस, यस। तो बेसिकली जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं ये कोरोबरेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, वो कोरोबरेट करने में हेल्प करते हैं, वो कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ पे बाइंडिंग नहीं होते। ऑल्सो, अब अच्छा आप लोग मुझे एक और चीज़ बताइए कि सपोज करिए कि कोई एक डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है, एक डायरेक्ट एविडेंस है, वी कैन से कोई एक ओरल एविडेंस है और एक एक मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल एक्सपर्ट का एविडेंस है। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो विच विल प्रिवेल, व्हाट डू यू थिंक, कौन प्रिवेल करेगा। मैम कार्तिकेय को ज्वाइन कर लीजिए।
मैसेज किया। ओके, बट मुझे तो अभी ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है। वो कह उसको रहा बोलो है, रिक्वेस्ट। वो उसने बोला कि मैं किया कर, मतलब अभी आस्क किया है। देख, मैंने उसको बोला है करने को, एक बार देख लीजिए। ओके, मीनवाइल यू गाइस प्लीज आंसर। मैं देखती हूँ, अगर मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको एडमिट कर लूंगी। आस्था इज सेइंग मेडिकल विल प्रिवेल, और आई वांट मोर आंसर्स कि मेडिकल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस में, अगर डायरेक्ट एविडेंस या ऑक्यूलर एविडेंस और मेडिकल एविडेंस में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो विच विल प्रिवेल, कौन सा प्रिवेल करेगा? मेडिकल, 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 अब सब मेडिकल बोलेंगे। चलिए, नो, सूटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, यस। सूरज, टू एन एक्सटेंट यू आर करेक्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं। सी, जब भी किसी भी डायरेक्ट और एविडेंस, मेडिकल एविडेंस में अगर कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हमेशा डायरेक्ट या जो ऑक्यूलर एविडेंस दिया गया है दैट विल प्रिवेल। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो इन द आईज ऑफ लॉ वो ज़्यादा होती है, तो हमेशा वो प्रिवेल करेगा। बट अगेन, अगर सी, इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझिए कि ये जो एक्सपर्ट्स ओपिनियंस होते हैं, ये जो होते हैं कोरोबरेटिव नेचर के होते हैं। कोरोबरेटिव इन द मतलब कि ये किसी भी जो कोर्ट के सामने ऑलरेडी कोई डायरेक्ट एविडेंस है या कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं ये एक्सपर्ट ओपिनियंस। ठीक है, तो इसीलिए इनको कभी भी हम उतना वेटेज नहीं दे सकते कि वो डायरेक्टली हम किसी भी ऑक्यूलर एविडेंस को, डायरेक्ट एविडेंस को नेगेट कर दें। नो, मेडिकल जो ओपिनियंस होते हैं उनके साथ अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हमेशा जो डायरेक्ट एविडेंस होंगे या ओरल एविडेंसेस होंगे वो प्रिवेल कर जाएंगे। बट अगेन, अगर इनके बीच में एकदम ही कोई अनसर्टेनिटी, मतलब देर इज अ इतना वास्ट डिफरेंस है ओरल टेस्टिमनी में और मेडिकल टेस्टिमनी में, तो हम फिर फैक्ट्स एंड केसेस के बीच बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट शुड प्रिवेल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि ए ने कहा है कि एक डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है, ए ने कहा है कि बी की बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज हुई हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब अब वो पोस्टमार्टम के लिए वो गया केस, और वहां पे ये पता चलता है कि बी को ऐसी कोई बॉडी पे इंजरीज थी ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्ट एविडेंस है वो इतना एब्सर्ड है कि हम उस पर रिलाय कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ऑक्यूलर एविडेंस को या डायरेक्ट एविडेंस को वेटेज नहीं दे सकते। बट अगेन, ये एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम जनरली हमसे कोई पूछेगा या अगर आपको पैसेज में भी कभी कोई ऐसा इससे रिलेटेड कोई पैसेज आता है, तो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग कि जो ओरल एविडेंसेस होते हैं, जो ऑक्यूलर एविडेंसेस होते हैं, वो हमेशा हमारे मेडिकल एक्सपर्टीज पे और जो भी एक्सपर्ट्स ओपिनियंस पे होते हैं उन पे हमेशा वो प्रिवेल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो बैलिस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये एक्सपर्ट एविडेंसेस होते हैं कि कौन सी गन से शूट किया गया है। अच्छा, गन शॉट से कभी भी आपको टाइम ऑफ डेथ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब भी किसी की डेथ ड्यू टू गन शॉट होती है तो आप उसमें टाइम ऑफ, जैसे यूजुअली हम देखते हैं ना कि आप पोस्टमार्टम करते समय जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका टाइम ऑफ डेथ बता देते हैं कि आपका डेथ इससे इसके बीच में या किसी का भी हुआ होगा। बट गन शॉट्स के केसेस में ये नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर गन शॉट के केसेस में अगर सपोज करिए कोई डायरेक्ट एविडेंस है और अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट है जो टाइम बता रहा है और इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम लोग ऑक्यूलर एविडेंस को या डायरेक्ट एविडेंस को एक यू नो उसको एक प्रिविलेज देंगे, उसको हम अपर पेडिस्टल पे रखेंगे।
तो डेफिनेटली ये थोड़ा टेक्निकल हो गया कि हमें केस टू केस बेसिस पे हम ये चीज़ विटनेस करते हैं, बट जनरली अगर ये चीज़ आती है तो जो ऑकुलर एविडेंस होता है वो हमेशा एक सुपीरियर लेवल का एविडेंस होता है और उसको हमेशा वेटेज दिया जाता है ओवर एक्सपर्ट एविडेंस। ठीक है। सिमिलरली आप सपोज करिए कि दो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस केस में भी किसका हम किसको प्रिवेलेंट माना जाएगा या किसको हम लोग वेटेज देंगे? तो एक एक्सपर्ट है जिसने एक बॉडी का प्रॉपर पोस्टमार्टम किया है, पूरा आइडेंटिफाई किया है, और एक एक्सपर्ट है जिसने सिर्फ एक्सरे वगैरह को भी देखा है, और उन दोनों के जो ओपिनियंस हैं दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। तो उस केस में हम हमेशा ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट के ओपिनियन पे रिलाई करेंगे जिसने उस बॉडी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है, उसका पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली केस टू केस केस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बट एज अ जनरल रूल अगर एक्सपर्ट एविडेंस और ओक्यूलर एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो जनरल रूल की तरह डायरेक्ट एविडेंस विल ऑलवेज प्रिवेल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल प्रिवेल। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग एक पैसेज सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, एंड आई वुड वांट कि आप लोग अपना पेन एंड पेपर रेडी रखें, और पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगी, तो आप एक बार आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, उसके बाद देन विल रीड द पैसेज। ओके, सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग इसका एक आंसर टिक करके रख लीजिए। एंड आई वांट कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस सही करें, बिकॉज लास्ट पैसेज के स्कोर को देख के मैंने इस बार का जो पैसेज है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रखा है। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन सही करें। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग के आज के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके, अब आप लोग पैसेज रीड कर लीजिए एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। मैं टाइमर पहले सेट कर लेती हूँ। स्टार्ट।
धूप में क्या कर रहे हो? ए, डन। आई थिंक आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ग्रेट। सो एक बार हम लोग रीड करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, जिसमें मेडिकल एविडेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन हुआ था। दैट मेडिकल एविडेंस इज सच दैट इट डज नॉट गिव एनी क्लियर ओपिनियन with respect to the injuries inflicted on the body of victim or deceased, as the case may be. The possibilities that the injuries might have been caused by the accused are also ruled out. ठीक है। Now, medical evidence is also very important in assessing the testimony of eyewitness and in determining whether the testimony of eyewitness can be safely accepted. तो medical evidences eyewitness की testimony को भी determine करने में help करते हैं। अब इस present case में क्या हुआ था? Accused had killed his close relative in a field allegedly over a land dispute. ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे had acquitted the accused on as the prosecution had failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. तो हाई कोर्ट से जो है accused acquit हो गया था। Upholding the decision of high court, the court said that apart तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया है, सपोर्ट किया है। क्या बोला है? अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टरी टेस्टिमनीज ऑफ द विटनेसेस, non-examination of the material witness on whose field the crime was committed, unexplained 6 days delay in lodging FIR, no opinion given by doctor in the postmortem report or his deposition about the cause of death raise a substantial doubt. तो ये सब जो ग्राउंड्स हैं कोर्ट ने बताए कि ये दीज आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे जो है उन्होंने हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहेल्ड किया है। अच्छा, ये आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ये सीआरपी से रिलेटेड है। अनएक्सप्लेन्ड 6 डेज डिलेज इन लॉजिंग एफआईआर। तो अगर आप इससे ये चीज़ समझ सकते हैं, यू कैन ग्रैब आउट ऑफ दिस कि अगर अनएक्सप्लेन्ड डिले है, कोई केस हुआ है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, उसको उसकी एफआईआर इमीडिएटली आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप इमीडिएटली फाइल करें अगर उसमें कुछ भी कोई भी मैलिशियस इंटेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर जहाँ भी अगर आपकी एफआईआर में थोड़ा सा डिले होता है तो एक कोर्ट के दिमाग में एक प्रिजम्पशन आ जाता है कि ये कुछ मैलिशियस इंटेंट हो सकता है एफआईआर करने के पीछे। तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए, मतलब ये आपको हेल्प कर सकती है चीज़ों को समझने में। Court said that the unfortunate man succumbed to injuries, but the substantial doubt mentioned above confer a right upon the accused respondents to be held not guilty. ठीक है। तो जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो इंजरी से हुई है, लेकिन फिर भी आप जो है अक्यूज पर्सन है उसका जो गिल्ट है आप वो प्रूव नहीं कर पाए। So, emphasizing upon the importance of expert opinion, the court said that experts' opinion should be demonstrative and should be supported by convincing reasons. मतलब उनको एक अपने reasons के साथ उसको support करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि उनके grounds भी उनको बताने पड़ेंगे और वो grounds इतने solid होने चाहिए, उनका base इतना strong होना चाहिए कि उनको जो है admissible या relevant बनाया जाए। Court own judgment and delegated authority to third person, however great. मैंने आपको बताया कि डेलीगेशन कोर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपके पास एक कन्विंसिंग नहीं है, कन्विंसिंग आपके पास ग्राउंड नहीं है, तो कोर्ट आपके इन्फ्लुएंसेस पे रिलाई नहीं करेगा। If the report of expert is short, inadequate, or cryptic information on similarities or dissimilarities is not available in the report of an expert, then his opinion is of no value. So this we have all discussed. Such opinions are of no use to the court and often led to breaking of very important links of prosecution evidence. So ये this was the case जिसका ये एक सब है। Now coming to question number 1. Tell me क्या इसका आंसर हो सकता है?
Okay, I'm getting the answers. आस्था, हर्षवर्धन, सार्थक, सिद्धि, हम्म, प्रिया, आशीष, भावनी, अर्पिता. ओके, सो विथ अ क्लियर मेजॉरिटी आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया है. एंड आई डोंट थिंक इसका आंसर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज सभी ने इसका आंसर बी बताया है एंड यू ऑल आर करेक्ट. एक बहुत ही एविडेंट है ये आंसर कि हाँ, इसका आंसर यही होगा. आई थॉट कि आप लोग ए और बी के बीच में, किसी को ए और बी में कंफ्यूजन हुआ किसी भी तरीके का? कोई भी कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ है तो आप लोग एन लिख दीजिए. ए और बी में किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ है क्या? नो, फेयर. ओके, सार्थक का हुआ. ठीक है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं हुआ है. हाँ, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन फिर भी तो थोड़ा, जो ए ऑप्शन है इट इज एड टू रीच का जो एक्सपर्ट है जो मैंने आपको बताया is most appropriate, and is not relevant and not appropriate because it do not help the court to reach to the conclusion of the conviction. वो सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई भी एविडेंस होते हैं या कोई भी पॉपुलर एविडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम एक्सपर्ट ओपिनियन का रेफरेंस लेते हैं. तो इसीलिए वो आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम. ठीक है, ठीक है. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? मेरा एक्चुअली भी कनेक्शन लूज हो गया था थोड़ा सा. ठीक है. हाँ, तो दिस इज द बेसिक रीजन कि आप एक्सपर्ट एविडेंस के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, फर्निश करते हैं. जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप कोर्ट को फर्निश करते हैं. ये सोल एम होता है किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन का. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2. ये इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए. व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, आस्था का आंसर है बी. अच्छा, अर्पिता ने क्वेश्चन पूछा है, प्री पॉन्डरेंस का मतलब क्या है? आशीष ने शायद उसका आंसर भी दिया है. यस, हाँ, आशीष ने जो आंसर दिया है इट्स मोर और लेस करेक्ट. यही होता है प्री पॉन्डरेंस का मतलब, कि यू गो बाय दी क्वांटिटी, वैल्यू कितनी है उसका. प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी मतलब समझ, प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका पलड़ा भारी है उसकी तरफ
कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। ये होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वेटेज जिसका ज़्यादा है, जिसके एविडेंसेस का वेटेज ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा प्रूव हो रही है, वो हमारा जजमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। ओके, आप लोगों ने पैसेज रीड किया है ना सही से? अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। C, C, D। ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। C, B आया है, और डी सिर्फ दो लोगों का आया है, रिया का आया है और एक सिद्धि का आया है। कितने स्टूडेंट्स हैं? आई होप आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, बिकॉज इट वुड बी बेटर आप सब लोग आंसर करेंगे। मनीषा का मैंने आंसर नहीं देखा। चलिए ठीक है, जो भी अपूर्वा का भी आ गया है डी। सी, पहले तो ये पैसेज में भी दिया हुआ है, ये पैसेज से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको किसी का भी, हमने क्वेश्चन पैसेज में रीड भी किया कि आपको हमेशा अक्यूज का जो गिल्ट है, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैंने ये अपने पास्ट क्लासेस में भी मेंशन किया है कि मतलब सुई की नोक बराबर का भी दिमाग में कोर्ट के शक नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती है। और बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे कितने सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अक्यूज को जो है अक्विट किया गया है। तो आपको किसी का भी गिल्ट क्रिमिनल केसेस में, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा ये दो दो तरीके होते हैं डिसाइड करने के। तो क्रिमिनल केसेस में, ये आप क्रिमिनल केसेस में आप बर्डन कैसे डिस्चार्ज करते हैं? बाय प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको हर तरीके से, मतलब कोई भी डाउट की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपको उस तरीके से जो है अपना केस को प्रूव करना होता है। किसी भी इंसान को फांसी पे चढ़ाने से पहले आप समझिए, आप उसको जेल में डाल रहे हैं, आप उसको फांसी पे आप उसको फांसी दे रहे हैं, तो आपको अपना केस उस तरीके से पूरा प्रूव करना होगा। वहीं जब हम क्रिमिनल के सिविल केसेस की बात करते हैं, तो सिविल केसेस में चलता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वहां आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करना होता है। वहां पे जिसका पलड़ा भारी होता है, कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट सुना देती है। वहां चलता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है, अगर क्वेश्चन में आपको सिविल केसेस का आता है तो वहां पे ए लगता, लेकिन अगर आपको क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा है तो आंसर वुड बी डी, बाय प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, आई होप आप लोग कोई चीज समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ इसका आप लोग मुझे आंसर दीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर? ओके, सी सी
बी सी डी ए। ओके, दिस इज इट। इतने ही लोगों का आंसर आने वाला है क्या? सी, सी आंसर आया है, बी आंसर आया है, सी सी बी। ओके, डी ए, सी सी सी। मेजॉरिटी का आंसर सी है। अभी तक मुझे सिर्फ एक राइट आंसर मिला है, द राइट आंसर इज डी, जो कि आशीष ने दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो पकड़ लिया कि इन केस ऑफ अनरिलायबल बर्थ सर्टिफिकेट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट शुड बी रिलाइड अपॉन। ये तो सही है, बट अगर आप इस सिचुएशन को पढ़ेंगे तो ए भी तो सही है कि अगर मेडिकल एविडेंस शो कर रहा है कि एज ऑफ द गर्ल है दैट इज 17 to 18 ईयर्स, इसका मतलब है कि, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका ऑपोजिट कह रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये भी तो एक मतलब हुआ कि द गर्ल कैन नॉट बी प्रूव्ड अ माइनर। या तो ये हो सकता है कि अगर हम मेडिकल एविडेंसेस को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के कॉन्ट्रडिक्शन को देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हम गर्ल को एज अ माइनर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में उसको 18 ईयर्स का बताया है, दैट इज शी इज अ मेजर। या अगर, तो ये पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि ये प्रूव हो सकता है कि गर्ल जो है वो माइनर नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट इज द बर्थ सर्टिफिकेट, इट विल प्रिवेल। या फिर अगर बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट रिलायबल, तो उस केस में जो है हम एक्सपर्ट ओपिनियन पे रिलाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इट वुड बी ईदर ए और सी, जो शायद सिर्फ, हाँ, सिर्फ आशीष ने इसका आंसर सही करेक्ट गेस किया है। एंड आई एम श्योर कि गेस नहीं किया है मतलब ये लॉजिकली आंसर दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा इट वुड बी डी, डी इज अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर। किसी को कोई डाउट है? आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। यस। Ma'am, but as in C, there was this situation given that if the birth certificate is unreliable, but A में हम्म। तो ऐसा कोई situation दिया नहीं गया है, तो हम कैसे assume कर लेंगे कि medical evidence गलत हो सकता है? बेबी, आई मीन सॉरी, गर्ल, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। मेडिकल एविडेंस शो एज ऑफ अ गर्ल बिटवीन 17 to 18 ईयर्स, बट ऑन द अदर साइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शो हर एज अबाउट 18 ईयर्स। तो कॉन्ट्रडिक्शन इज एविडेंट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन एविडेंट हो रहा है ना बेटा, कि मेडिकल एविडेंस क्या बोल रहा है कि शी इज अ माइनर, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्या बोल रहा है कि वो एक मेजर है। तो इससे हम ये, कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जब भी मेडिकल एविडेंस और जनरल रूल, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि मेडिकल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस में कभी भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो डायरेक्ट एविडेंस विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, तो गोइंग बाय दैट, जो गर्ल है उसको हम एक जनरल रूल देखें, हमेशा जनरल रूल प्रिवेलेंट होता है, और उसका एक्सेप्शन सी में एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब हम जनरल रूल के थ्रू जाएंगे तो हमें पता है कि इस केस में हम गर्ल को एज अ माइनर प्रूव नहीं कर सकते। गोइंग बाय द जनरल रूल वी कैन नॉट प्रूव द गर्ल टू बी अ माइनर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रिवेल कर रहा है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने उसको मेजर बताया। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर इस केस में ये हो गया कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अनरिलायबल है, तो उस केस में ओपिनियन और एक्सपर्ट पे हम रिलाय कर सकते हैं। तो या तो ए होगा या तो सी होगा, इसीलिए ए और सी होगा। मतलब आपका ये ए वाला पॉइंट है, इट इज जस्टिफाइंग द जनरल रूल, एंड सी वाला पॉइंट इज जस्टिफाइंग द एक्सेप्शन। आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं इस चीज को? ओके, ओके, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बट आई डोंट, आई मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। आई थॉट कि आप लोग बहुत ही इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। नेवर माइंड, इट्स ओके। ना, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये किसी का भी गलत हुआ तो फिर मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ फिर।
I would like to die. चलिए ठीक है, सही आंसर्स की बाहर आते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा और लग रहा है कि आप लोगों ने ये आंसर जो है एकदम सही किया है। यस यस, वेरी मच अलाइव नाउ। ग्रेट, गुड। पता है ये 2024 के पैटर्न पे मैंने ये पैसेज बनाया, बिकॉज 2024 में आपके समवॉट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, तो मैंने उसी को दिमाग में रख के ये बनाया है पैसेज। चलिए नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं हम लोग। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट स्टिल आप लोग ट्राई करिए। Okay, I have two answers. बाकी लोग भी जल्दी रिस्पॉन्ड दो, रिस्पॉन्स करो, आई मीन। थ्री, एटलीस्ट 5 आंसर्स होंगे, उसके बाद ही आई विल एक्सप्लेन। ई, ठीक है। आस्था ने डी दिया है, समीर ने डी दिया है, सिद्धि ने डी दिया है। ओके, ओके। तो जितने भी ये डी हैं, मतलब जो ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं, चलो हम लोग ऑप्शन पढ़ते। क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। तो हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या क्या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, कौन से ओपिनियंस होंगे वो रेलिवेंट होंगे। ए इज द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज टू हैव डाइड इज रेलिवेंट। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि हाँ, सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पॉइजन से, वो एक हमेशा एक रेलिवेंट ओपिनियन होगा, एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, डी कह रहा है द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट as to the knowledge of the accused with respect to effect of poison is relevant. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, अब अक्यूज्ड को ये नॉलेज थी कि वो उसको जहर देगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। ये अक्यूज को इस चीज की नॉलेज थी। अब ये नॉलेज अक्यूज को थी, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन का कोई रेलेवेंस है कि ये जो अक्यूज को ये जो नॉलेज है कि हाँ मैं उसको जहर दूंगा तो वो मर जाएगा, ये नॉलेज पे किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन किसी भी तरीके से रेलेवेंट है? मतलब कोर्ट एंटरटेन भी करेगा ये नॉलेज? मतलब एक्सपर्ट को, आप अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो एक्सपर्ट को किसी अक्यूज के नॉलेज का कैसे ही पता होगा, और पता भी होगा तो उसका क्या ही रेलेवेंस है? हाउ इज इट रेलेवेंट दैट अक्यूज नोज और अक्यूज हैज द नॉलेज? इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। इसमें आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले ही नहीं सकते, आप एंटरटेन ही नहीं कर सकते।
ठीक है. एंड द थर्ड इज द फैक्ट दैट द अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन एग्जिबिटेड द सेम सिम्टम्स. अगेन इट इज अ रेलिवेंट थिंग कि सेम पॉइजन जब हमने दूसरे लोगों को दिया तो उन्होंने भी सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस किए. तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये एक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को सपोर्ट दे रहा है. तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा. दिस ओपिनियन इज ऑल्सो रेलेवेंट. बी इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. सो ओनली ए एंड डी इज द आंसर. इसी सॉरी, ए और सी आंसर है, इसीलिए आंसर वुड बी ई. काफी लोगों ने, बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, बट काफी लोगों ने गलत आंसर भी दिया है. आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड कि वाई बी विल नॉट बी द आंसर. तो जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है, क्या आप लोग को समझ आ गया है? ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने बी में कंफ्यूजन है अभी भी समीर को. सी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, आप सपोज करिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, डेथ ऑफ ए कॉज्ड बाय पॉइजन. तो उस पॉइजन के क्या क्या सिम्टम्स थे, उस पॉइजन से क्या सेम सिमिलर सिमिलर सिम्टम्स ए ने भी प्रोड्यूस किए. ठीक है, वो क्या दूसरे जो लोग हैं जिनको वो पॉइजन दिया गया है, क्या उस वो उन्होंने जो सिम्टम्स प्रोड्यूस किए थे, क्या वही सेम सिम्टम्स ए ने भी प्रोड्यूस किए. ये सब तरीके हैं जिससे आप जिसमें आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, जिससे अगर आप मतलब अगर आप ये पूछेंगे तो एक्सपर्ट के ये ओपिनियंस होंगे जिसपे आप उनको एक रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे. लेकिन किसी भी एक्सपर्ट का ये ओपिनियन होना कि हाँ अक्यूज को नॉलेज था कि अगर वो जहर दे देगा तो एक ही डेथ हो जाएगी, दिस इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. दिस इज नॉट इवन एन एक्सपर्ट ओपिनियन. ये किसी का एक्सपर्ट ओपिनियन भी नहीं है. दिस हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, कि नॉलेज था कि नहीं था, इंटेंशन था कि नहीं था, ये प्रूव किया जाएगा. ये एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़ी आप लगा सकते हो इसमें. ऐसे तो फिर कोई भी आके एक्सपर्ट ओपिनियन दे देगा कि हाँ इसको तो पता था कि चाकू मारेगा तो मर जाएगा, और कोर्ट बोलेगी वाह क्या एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है आपने, आंखें खोल दी है, ये इसको मर्डर के लिए डालो. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. हैवी इंग्लिश इन ऑप्शन बी. अरे इट्स अ वेरी सिंपल इंग्लिश यार, बहुत सिंपल इंग्लिश है ये, बिल्कुल हैवी नहीं है. हैवी इंग्लिश तो मैं लिखती ही नहीं हूँ. आई डोंट राइट द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द लॉ. लॉ की जो लैंग्वेज, इट्स इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी कॉमन सेंसिकल, बट द लैंग्वेज इज़ वेरी टेक्निकल. जब आप लोग डायरेक्ट रीड करेंगे अपने लॉ कॉलेज में, देन विल कम टू नो. आई होप अभी आप लोग को समझ में आया होगा. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं. ये थोड़ा सा मतलब पैसेज से रिलेटेड एज सच नहीं है, बट हाँ ये कंडीशन मैंने बनाई है, एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस. सो आई वांट आंसर्स. ओके.
और कोई है जो आंसर देना चाहेगा? कितने लोगों के आंसर मिल गए मेरे को? आस्था, आशीष, सिद्धि, रिया, कार्तिकेय, अपूर्वा, सार्थक, अर्पिता। सार्थक ने आंसर सी दिया है, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। सबने, जिन लोगों ने भी आंसर ए दिया है, दे आर ऑल करेक्ट, क्योंकि इसका आंसर ए है। ए इसलिए है बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु यूजुअली राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। मतलब सपोज करिए बी है, बी की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर जो है वो क्वेश्चन में है, ठीक है। और ए वो पर्सन है जो उसके बिहाफ पे लेटर लिखता है, वो देखता नहीं है बी को लिखते हुए, वो उसके बिहाफ पे लेटर खुद लिखता है। तो उसने देखा नहीं है बी को लिखते हो या बी को साइन करते हो, तो ऑब्वियसली ए जो है, मतलब चीख चीख के ये ऑप्शन कह रहा है कि मैं आंसर हूँ, इसीलिए ए आंसर है। बाकी सारे ऑप्शंस बी सी डी, जब मैंने आपको हैंडराइटिंग वाला ओपिनियंस एज टू हैंडराइटिंग पढ़ाया था, तो मैंने उसको आपको 3 पॉइंटर्स एक्सप्लेन किए थे विद एग्जांपल, और ये तीनों बी सी डी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आई होप कि आप लोग वो कैटेगरीज रिकॉल कर पा रहे होंगे ये ऑप्शंस को पढ़ते वक्त, ठीक है। तो जो अगर आपको लिखते हुए देख रहा है, ही इज़ द पर्सन एक्वेंटेड। अगर कोई आपके नॉर्मल कोर्स में अगर आपकी राइटिंग रिसीव कर रहा है, आपके सिग्नेचर्स को देख रहा है, रिसीव कर रहा है, ही इज़ एक्वेंटेड, ठीक है। तो ये बी सी डी उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और ए है वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, इसीलिए ए ऑप्शन होगा। आई होप कि सार्थक को ये बात समझ आई होगी। सार्थक नहीं, क्योंकि आंसर गलत दिया है, बाकी सबका आंसर सही है। चलिए ठीक है। सो if you guys have any doubt you can ask, or else we can wrap up this lecture. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और else हम लोग मीटिंग। क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैम क्वेश्चन है कि लाइक जो आपने एक एक्सपर्ट वाला बताया ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडमिसिबल है, तो लाइक अगर मैं जैसे एक फ्रॉड डॉक्टर हूँ और मैं 10 साल से सबको सही दवाइयाँ विलेज में प्रेस्क्राइब कर दे रहा हूँ, और मैंने एक गलती कर दी कि मतलब एक जगह मैंने गलत दवाई दे दी जिससे एक आदमी की मौत हो गई, तो फिर क्या मतलब कोर्ट मेरे को ये एक्सपर्ट वाला दे सकता है? आपको फांसी देगा कोर्ट, फांसी। यू डिजर्व टू बी हैंग टिल डेथ। पहली बात तो आप एक फ्रॉड डॉक्टर हैं, तो अगर आपने अपने प्लेंट में लिख दिया कि मैं एक फ्रॉड डॉक्टर हूँ, नहीं मतलब सबको लगता है कि मैं डॉक्टर ही हूँ, और बाद में पता चला कोर्ट ने जब मतलब इन्वेस्टिगेट क्या चीज़, आप फ्रॉड डॉक्टर हैं, आप फ्रॉड डॉक्टर हैं, यहीं पे आपको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद आपने भले ही 50 लोगों की जान क्यों ना बचा ली होगी, और लेकिन मैम मैंने एक्सपर्ट वाला काम तो किया ना। नो 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 नो, फ्रॉड बीट्स एवरीथिंग आशीष। फ्रॉड का तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। जहाँ कोर्ट ने देखा कि आप एक फ्रॉड करके एक डॉक्टर बने हैं, तो वहीं आपका जो ये डिफेंस है ना, वो खारिज कर देगी कोर्ट। फ्रॉड जहाँ आपने कर दिया, किसी भी केस में अगर आप फ्रॉड ले आओगे ना, तो फ्रॉड बीट्स एवरीथिंग। फ्रॉड हर चीज़ को ख़राब कर देती है, हर चीज़ को कैंसिल कर देती है, तो यहाँ पे आपका आगे का आर्ग्यूमेंट ही नहीं सुना जाएगा। तो भले आप इस तरीके से अगर आप एक्सपर्टीज़ गेन भी कर लेंगे ना, तो भी आपका वैल्यू नहीं माना जाएगा उस चीज़ को, उसकी वैल्यू आइज ऑफ लॉ में नहीं होगी, बिकॉज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द बिगिनिंग, प्राइमा फेसाई वो चीज़ गलत है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। हाँ, अगर आपने लॉफुली किसी चीज़ का एक्सपर्टीज़ गेन किया है ओवर अ टाइम, तो उसको एक हम वैलिड ओपिनियन मानेंगे। अदरवाइज अगर आपने फ्रॉड करके कोई चीज़ में एक्सपर्टीज़ गेन किया है, तो उसको कोई वैलिड नहीं मानेंगे। दैट विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आई थिंक पता नहीं हर्षवर्धन सर है कि नहीं मीटिंग में, मुझे नहीं पता, बट अगर किसी और को कोई डाउट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से मीटिंग एंड कर देती हूँ। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।